सरकार के अंग। हमने बात की है कि राज्य के 4 तत्व हैं, उनमें एक तत्व सरकार है। कल दोनों का अंतर भी हमने देखा कि राज्य व्यापक संकल्पना है, 4 तत्व हैं, सरकार उसका भाग है। राज्य अमूर्त है, सरकार मूर्त है। राज्य स्थायी है, सरकारें बदलती रहती हैं। तो कई हमने अंतर देखे थे। बेसिकली जब हम राज्य की स्थापना करते हैं तो उसके सामने 3 प्रमुख चुनौतियां होती हैं। 3 प्रमुख चुनौतियां होती हैं उसके सामने। एक चुनौती, कानून बनाएगा कौन। दूसरी चुनौती, उन कानूनों को जनता के बीच में लागू कौन करेगा। और तीसरी चुनौती कि लोगों के विवादों का निपटारा कैसे होगा। हम बात कर रहे थे राज्य अस्तित्व में आया भी इसीलिए था कि लोग अपने स्वार्थ से प्रेरित होते हैं, अपने हितों की पूर्ति के लिए दूसरे के अहित करने में भी संकोच नहीं करते हैं। वहीं से आपस में टकराव, लड़ाई झगड़ा शुरू होता है। तो हमें उन लोगों के जीवन को, उनके चाल चलन को नियमित और नियंत्रित करना होता है। उसी के लिए सरकार बनाते हैं। उस राज्य का जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, जो लोग निवास कर रहे हैं, तो सरकार उनको कंट्रोल करती है। उसके लिए कुछ कानूनों की जरूरत पड़ती है। घरेलू हिंसा कानून है तो अब हमने बताया है कि भाई घर के अंदर महिलाओं के साथ कौन क्या करेगा, तो वो घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। और कहलाएगा तो फिर जो करेगा तो उसे क्या दंड मिलेगा। अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल बहुओं के साथ ही घरेलू हिंसा नहीं हो सकती है, बल्कि सास के साथ भी। कल कोई कह रहा था सास बहू की बात, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में कहा है कि घरेलू हिंसा कानून में केवल बहुएं ही शामिल नहीं हैं, घरेलू हिंसा कानून में सास भी शामिल है। केवल सास ही बहू का अन्याय करे, अत्याचार करे, जरूरी नहीं है। आजकल बहुएं भी सास के साथ कर रही हैं ऐसा। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल में अभी 2-4 दिन पहले व्याख्या में घरेलू हिंसा कानून में सास को भी शामिल किया है। तो खैर, तो हम बात कर रहे हैं तो वो एक कानून है। कानून है तो अब वो बता रहा है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या होगा तो घरेलू हिंसा कहलाएगा और फिर क्या दंड मिलेगा। तो हमें कानून चाहिए है लोगों के चाल चलन को नियमित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। कानून बना लेने से कुछ नहीं होगा, उस कानून को लागू भी करना है। वक्फ संशोधन कानून बन तो गया, अब लागू भी तो हो, तो लागू करना है। और फिर जो विवाद होंगे, एक आदमी कहेगा कि हमने तो उस कानून का उल्लंघन नहीं किया, हमने तो कोई हिंसा नहीं करी है। दूसरा कह रहा है कि नहीं, हिंसा करी है, इन्होंने हमें ये गाली दी थी, ऐसा बोला था या वैसा बोला था। अब कौन सही गलत तय करेगा, तो विवादों का निपटारा। तो ये 3 मुख्य काम या चुनौतियां होती हैं किसी भी राज्य के सामने, कि हमें कुछ कानून बनाने होंगे, उन कानूनों को लागू करना होगा, और जो लोगों के विवाद हैं उनको निपटाना पड़ेगा। अब कौन करेगा ये काम। इन कामों को संपन्न करने वाली जो संस्था है, जो एजेंसी है, उसी को हमने नाम दिया है सरकार का। कानून बनाने, लागू करने, न्याय करने वाली एजेंसी या संस्था को सरकार कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, सरकार सत्ता और नियंत्रण की शक्ति का प्रयोग करती है। वही बात कि लोगों के जीवन को नियंत्रित करती है कानून के माध्यम से। अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन में भी अवेलेबल है।
ऑफलाइन सेंटर हमारे दिल्ली के करोल बाग के ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया में, जहां पे आपको मिलता है यूपीएससी सीएससी का इंग्लिश मीडियम बैचेस। इसके साथ साथ हम दिल्ली के ही मुखर्जी नगर एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे आपको हिंदी माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और अब हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सिविल लाइंस एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे यूपीएससी साथ साथ में यूपीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और हमारा नया सेंटर ओपन हुआ है बिहार के पटना में, जहां पे यूपीएससी और बीपीएससी की दोनों की तैयारी एक साथ कराई जाती है। तो अनअकैडमी में आपको मिलता है इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ने का मौका। साथ में आपको मिलता है डेडिकेटेड सीसैट एंड एस्से राइटिंग क्लासेस, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज विद मंथली मैगजीन, 40+ सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट ऑफ बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। इसके साथ साथ रेगुलर इंटरेक्शन विद एडुकेटर्स, और मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप विद इंटरव्यू अपीयर्ड स्टूडेंट्स। सो देर मत करें, जल्दी ज्वाइन करें अनअकैडमी आईएएस, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू। तो सरकार है ये। अब सरकार के कई रूप होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। फिलहाल बस इतना जाने कि जब राजतंत्रात्मक सरकार थी तो वो तीनों कार्य एक ही व्यक्ति या संस्था के द्वारा संपन्न किए जाते थे, और उस व्यक्ति का नाम क्या होता था? राजा, सम्राट, मुगल काल में बादशाह, तो जो भी। तो जब राजतंत्रात्मक सरकार थी तो तीनों काम एक ही व्यक्ति या संस्था कर लेती थी, वो था राजा। मौर्य काल, मुगल काल, इतिहास आपने पढ़ा नहीं तो जब पढ़ेंगे तो राजा के मुंह से जो निकला वही कानून बन गया। कार्यपालक भी वही है, सो लागू करने की जिम्मेदारी भी उसी की, और सर्वोच्च न्यायाधीश भी अपने साम्राज्य का वो राजा खुद होता था। तीनों काम अकेला एक ही व्यक्ति करता था। लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि जब एक व्यक्ति सब करेगा तो एक तो वर्कलोड भी ज्यादा होगा, और दूसरा कि उसके निरंकुश या तानाशाह होने का खतरा भी रहेगा। सारी पावर एक ही आदमी को दे दें, कानून बनाओगे भी तुम ही, लागू भी करोगे, न्यायाधीश भी तुम ही होगे, तो जो मर्जी सो फिर तानाशाह हो जाएगा। आजकल क्या हो रहा है? उपराष्ट्रपति जी क्यों कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट 142 का यूज करके परमाणु मिसाइल छोड़ रहा है? तानाशाह बन गया है, सुपर संसद बन गया, इसीलिए कि न्यायपालिका न्याय तो कर ही रही है। अब तुम ये भी बता रहे हो कि राष्ट्रपति 3 महीने के अंदर विधेयक को स्वीकृति दे दे, मतलब कानून भी तुम ही बना रहे हो। तुम ही कह रहे हो कि सरकार ने वक्फ संशोधन कानून बनाया है, 5 तारीख तक लागू नहीं होगा, मतलब क्रियान्वयन भी तुम ही कर रहे हो। तब सब तुम ही कर लोगे तो संसद में भी ताला डाल दो, सरकार को भी खत्म कर दो। तो क्या होगा? जब एक ही व्यक्ति या संस्था को ज्यादा पावर दे देंगे तो वो निरंकुश हो जाएगी, वो तानाशाह बन जाएगी। राजतंत्र में होता ही था ये, देखिए आप, जो भी राजा हुए तानाशाह ज्यादातर वही थे, बादशाह जितने थे। तो फिर एक तरीका ये है कि उन 3 कामों को कौन करे। दूसरा तरीका क्या है? जब लोकतंत्रात्मक सरकारों का जन्म हुआ, आगे पढ़ेंगे हम अभी लोकतंत्र वगैरह डिटेल। जब लोकतंत्रात्मक सरकारें आई तो फिर महसूस किया गया कि ये 3 कार्य 3 अलग अलग संस्थाओं के द्वारा संपन्न किए जाएं। एक ही व्यक्ति इन कामों को नहीं करे। लोकतंत्र का जब जन्म हुआ तो हुआ कि अब ये 3 अलग अलग काम 3 अलग अलग संस्थाओं में बांट दिए जाएं। कानून बनाए कोई और,
कानून लागू करे कोई और लोगों के विवाद का निपटारा करे कोई और। तो 3 संस्थाएं होंगी अब जो इन 3 अलग अलग कामों को संपन्न करेंगी। हमने इस सोच या इस सिद्धांत को नाम दिया शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, सेपरेशन ऑफ पावर या शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, कि जो सरकार के 3 काम हैं, राज्य के सामने जो 3 चुनौतियां हैं, वो 3 अलग अलग संस्थाओं के द्वारा संपन्न की जाएंगे। हम उनके बीच में इन कामों, इन शक्तियों का बंटवारा कर देंगे। कानून बनाने वाली जो संस्था होगी उसे कहेंगे विधायिका, लेजिस्लेटिव। कानून को लागू करने वाली जो संस्था होगी उसे कहेंगे कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव। और न्याय करने वाली, विवादों का निपटारा करने वाली जो संस्था होगी उसे कहेंगे न्यायपालिका। मतलब जन्म हो गया सरकार के अंगों का। तो 3 अंग हो गए सरकार के, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो जब लोकतंत्र आया तब हमने सरकार के जो 3 काम हैं उनको करने के लिए 3 अलग अलग संस्थाएं बना दी। विधायिका से कहा आप कानून बनाएंगे, कार्यपालिका से कहा आप लागू करेंगे, और न्यायपालिका से कि आप जो लोगों के विवाद हैं, लड़ाई झगड़े हैं, उनका निपटारा करेंगे। इन्हीं 3 को हम सरकार के 3 अंग कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि आजकल कई लोग मीडिया को, जिसे हम विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की तर्ज पे कहते हैं खबर पालिका, कि मीडिया को सरकार का चौथा स्तंभ कह दिया जाता है, लोकतंत्र का या सरकार का चौथा खंबा, चौथा स्तंभ कह देते हैं। मेनली वो 3 ही है सरकार के अंग, लेकिन अब हम मीडिया को कहते हैं कि ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मीडिया क्या करता है? इन तीनों को कंट्रोल करता है, इन तीनों की खबर देता है जनता को। सो खबर पालिका बोलते हैं उसे, कि तीनों की खबर देगा हमें कि कौन क्या कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, अच्छा कर रहा, बुरा कर रहा, हमें बताएगा। तो वो भी जरूरी है। लोकतंत्र है तो हमें भी तो पता हो कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो कौन बताएगा? मीडिया। तो लोकतंत्र का चौथा अंग या स्तंभ उसे कह दिया जाता है। तो हाँ, लेकिन सरकार के जो 3 अंग हैं, तीनों को अलग अलग काम सौंपे हैं। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत आया है। एक फ्रांसीसी विद्वान थे मॉन्टेस्क्यू, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। फ्रांसीसी विचारक मॉन्टेस्क्यू, उन्होंने दिया था शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, जिसमें कहा गया था कि हमें निरंकुशता, तानाशाही रोकनी है, जनता के अधिकारों की रक्षा करनी है। तो 3 काम 3 अलग अलग संस्थाओं को सौंपने चाहिए। सो सरकार के ये 3 अंग कहलाते हैं। लिखिए, थोड़ा सा हेडिंग दीजिए, सरकार के अंग। सरकार के अंग।
लिखें, किसी राज्य के तहत स्थापित सरकार के सामने मुख्य रूप से 3 चुनौतियां होती हैं। पहला, कानून का निर्माण कौन करे? दूसरा, कानून का क्रियान्वयन कौन करे? या उसके अनुसार शासन का संचालन कौन करे? और तीसरा, लोगों के आपसी विवादों का निपटारा या न्याय कौन करे? पैराग्राफ चेंज करें। इन 3 चुनौतियों का सामना जिन व्यवस्थाओं के माध्यम से किया जाता है, उन्हें सरकार के अंग कहते हैं। ध्यातव्य है कि राजतंत्र में ये तीनों काम राजा या सम्राट के द्वारा संपन्न किए जाते थे। किंतु लोकतंत्र में इन कार्यों को संपन्न करने के लिए तीन अलग अलग अंग स्थापित किए गए। ये अंग इस प्रकार हैं। जब लोकतंत्र आया तो अब जरूरत थी हमें कि हम जनता की
इच्छा के अनुसार कानून का निर्माण करें। लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन। जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा स्थापित शासन लोकतंत्र है। तो जब जनता का शासन है तो वह जनता की इच्छा के अनुसार कानून बनना चाहिए। राजतंत्र में राजा की इच्छा थी। अब लोगों का शासन है तो लोगों की इच्छा सर्वोपरि होनी चाहिए, उसके अनुसार कानून का निर्माण होना चाहिए। अब फिर प्रश्न है उठा कि लोगों के अनुसार कानून कैसे बने, खुद लोग बनाए या क्या हो। तो जब हमें जनता की इच्छा के अनुसार कानून का निर्माण करना है तो इसमें भी हमारे पास दो तरीके थे। एक तरीका कि प्रत्यक्ष तौर पर जनता की भागीदारी के माध्यम से कानून का निर्माण हो, और दूसरा तरीका कि जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाए और उन प्रतिनिधियों को कानून निर्माण की जिम्मेदारी दे दी जाए। खुद लोगों से कहें कि बनाओ कानून, कैसा कानून बनाना है क्या मर्जी है। और दूसरा कि क्या लोग उतने सक्षम हैं, उतने पढ़े लिखे, उतने जागरूक हैं कि खुद कानून बना लें। तो फिर दूसरा तरीका कि लोगों से कहें कि आप अपने प्रतिनिधियों को चुन लो और कानून बनाने की इच्छा शक्ति उनको दे दो, वो कानून बना दें आपकी तरफ से। या तो खुद कर लो और खुद नहीं कर सकते तो दूसरे से करवा लो। ये दो तरीके हैं। फिर स्विट्जरलैंड जैसे देशों में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी से कानून निर्माण की व्यवस्था की गई। पहल, जनमत संग्रह जैसी अनेक व्यवस्थाएं प्रचलित हैं। पढ़ेंगे हम जब विभिन्न देशों की संवैधानिक योजना पढ़ेंगे तब तो स्विट्जरलैंड की बात होगी, उसमें थोड़ा सा पहल, इनिशिएटिव, जनमत संग्रह, रेफरेंडम, ये कुछ ऐसी व्यवस्थाएं प्रचलित हैं स्विट्जरलैंड में कि जिनके माध्यम से जनता सीधे भागीदारी करती है कानून निर्माण में। पहल जैसा शब्द का ही मतलब है जनता पहल करती है, सरकार को बताती है कि फला मामले में आप कानून बनाइए और कानून कैसा हो। कुछ सीमाएं हैं कि कितने लोग सरकार से कहेंगे पहल करते हुए कि आप फला कानून बनाइए। मतलब जैसे हम लोगों के देश में वक्फ संशोधन कानून बना, ये सरकार ने बनाया। स्विट्जरलैंड में क्या है, एक सर्टेन संख्या में लोग सरकार के पास जाके कहेंगे कि आप ये कानून बनाइए। तो पहल करेगी जनता, तो नाम ही है उसका पहल, और तब सरकार कानून बनाएगी। दूसरा और एक तरीका है वहां जनमत संग्रह, रेफरेंडम। पहले सरकार कानून बना देगी, फिर उस कानून को जनता के बीच में रख देगी और जनता से पूछेगी बताओ कितने लोग इस कानून का समर्थन करते हो और कितने लोग समर्थन नहीं करते हो। जनमत संग्रह करवाया जाएगा लोगों का, फिर सबकी संख्याएं तय है कि कितने लोग अगर उसका सपोर्ट कर देंगे, पक्ष में तैयार हो जाएंगे तो कानून बनेगा, और नहीं तो वहीं उस कानून को रोक देंगे।
तो स्विट्जरलैंड जैसे देशों में इस तरह की कुछ व्यवस्थाएं प्रचलित हैं जिनके माध्यम से जनता की सीधे भागीदारी होती है कानून बनाने में। लेकिन भारत जैसे देश में, जहां 140 करोड़ आबादी है, आज उतनी है, चलिए जब आजाद हुए तब भी 30-40 करोड़ तो तब भी थे, तो क्या हम लोग क्या पॉसिबल है ये? उतनी आबादी में कितने लोग पढ़े लिखे हैं? नाम लिखना तो आता नहीं है, कानून क्या लिखेंगे? तो मतलब ज्यादातर देशों में ये पहला वाला जो तरीका है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल, व्यावहारिक नहीं है वो कि खुद लोग कानून बनाए। तो फिर दूसरा तरीका है कि लोग अपने प्रतिनिधि चुन लें और उनको कानून बनाने की जिम्मेदारी दे दें। तो जब लोग अपने प्रतिनिधि चुनेंगे, उन्हें कानून बनाने की जिम्मेदारी देंगे, तो जन्म होगा प्रतिनिधि लोकतंत्र का या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का। दुनिया के ज्यादातर देशों में लोकतंत्र का यही रूप प्रचलित है। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, उन्हें कानून निर्माण की शक्ति देती है और जनता ने जो प्रतिनिधि चुने उन प्रतिनिधियों का जो समूह है उसी को हम नाम दे देते हैं विधायिका। जनता के जो प्रतिनिधि हैं उनका समूह विधायिका कहलाता है और उसका काम क्या होता है? कानून बनाना। तो सरकार का पहला अंग कानून बनाने वाला विधायिका या लेजिस्लेटिव। अब विधायिका भी दो तरह की हो सकती है। एक सदनीय विधायिका और दो सदनीय विधायिका। एक सदनीय विधायिका और दो सदनीय विधायिका, मतलब एक ही सदन हो और या दो सदन हो। अब ये फिर अलग अलग देशों में किस तरह की शासन व्यवस्था को अपनाया गया, शासन व्यवस्था अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे संक्षेप में, और डिटेल तो पूरा गवर्नेंस फिर हमें पढ़ना ही है। तो दो तरह की विधायिका होती है जनरली, दुनिया के जितने देश हैं उनमें देखेंगे, एक सदनीय और दो सदनीय। जहां एकात्मक शासन होता है, ये चीजें आगे पढ़ी जाएंगी। एकात्मक शासन जहां होता है वहां की विधायिकाएं जनरली एक सदनीय होती हैं। एकात्मक शासन का मतलब कि सरकार एक ही हो, सारी शक्तियां उसके पास हो, तो विधायिका एक सदनीय होती है। और जहां संघात्मक शासन होता है वहां की विधायिका दो सदनीय होती है। दो सदनीय में हम क्या करते हैं? एक सदन निम्न सदन कहलाता है, लोअर हाउस। इसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जो अभी मैंने बताया कि जनता अपने प्रतिनिधि चुनेगी और उन्हें कहेगी कि आप कानून बनाइए। जहां एक सदन है तो उसमें तो सीधी सी बात है कि वही है जनता के चुने हुए प्रतिनिधि। लेकिन जब दो सदन है तो
एक सदन में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि और दूसरे सदन में राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। संघात्मक शासन में हम पढ़ेंगे कि सरकारें दो स्तरीय हो जाती हैं। जैसे हम अपने देश में देख रहे हैं, केंद्र सरकार भी है और 28 राज्यों में राज्य सरकारें भी हैं। तो भारत चूंकि संघात्मक शासन है, दो स्तरीय सरकारें हैं, तो फिर हमें जरूरत पड़ती है दो सदनों की। अमेरिका संघात्मक शासन है, दो स्तरीय सरकारें हैं। अमेरिका में एक संघ सरकार या केंद्र सरकार है, 50 राज्य अमेरिका में, तो राज्य सरकारें हैं। तो जब संघात्मक शासन होता है, एकात्मक संघात्मक, डिटेल आगे हमें पढ़ना है, सिलेबस लिखवाया था तो देखिए उसमें एक टॉपिक ही हमें पूरा पढ़ना है, संघात्मक और एकात्मक लोकतंत्र। सो डिटेल आगे पढ़ा जाएगा। तो संघात्मक शासन में चूंकि दो स्तरीय सरकारें होती हैं, हम दो सदनीय विधायिका बनाते हैं केंद्र में। एक सदन में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, वो तो होने ही हैं, और दूसरे सदन में हम क्या करते हैं, राज्यों के प्रतिनिधि बिठाते हैं। इसलिए करते हैं ऐसा कि ताकि केंद्र सरकार राज्य सरकारों की शक्तियां ना छीन ले, ऐसा कानून ना बना दे जिससे राज्य सरकार की शक्तियां छिनती हों। जब दो सरकारें बनाते हैं तो क्या होता है, उन दोनों के बीच में शक्तियों का बंटवारा करते हैं। कुछ शक्तियां केंद्र सरकार को देते हैं, कुछ शक्तियां राज्य सरकार को। इसमें एकात्मक में एक ही सरकार होती है, सारी शक्तियां उसके पास रहती हैं। एक सदनीय विधायिका होती है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि कानून बनाती रहती है। इसमें दो स्तरीय सरकारें होती हैं, उनके बीच में शक्तियों का विभाजन होता है। कुछ शक्तियां केंद्र सरकार को देते हैं, कुछ शक्तियां राज्य सरकार को। केंद्र संबंध हमें पढ़ना है तो देखेंगे हम कि हमारे संविधान की जो अनुसूची 7 है, हमने कुछ शक्तियां केंद्र सरकार को दी हैं, संघ सूची के कुछ विषय होंगे, कुछ शक्तियां राज्य सरकारों को दी हैं, राज्य सूची के विषय होंगे। तो फिर हमें जो विधायिका है केंद्र की, उसमें एक सदन में राज्यों के प्रतिनिधि बिठाने होते हैं, ताकि फिर विधायिका कोई ऐसा कानून नहीं बना दे जिससे राज्यों की शक्तियां छीन ली जाएं। तो दो तरह की विधायिका होती है, एक सदनीय और दो सदनीय। ब्रिटेन हम पढ़ेंगे, ब्रिटेन की संवैधानिक योजना हमें विस्तार से पढ़ना है। ब्रिटेन में हम देखेंगे एक ऐसा देश है जो है एकात्मक, लेकिन जिसकी विधायिका है दो सदनीय। तो एक तरह से अपवाद कहते हैं हम इसे। सामान्य सिद्धांत में बता रहा हूं आपको कि एकात्मक शासन की विधायिका एक सदनीय होती है, संघात्मक की दो सदनीय। लेकिन ब्रिटेन एक ऐसा अपवाद देश है जो है एकात्मक शासन वाला, लेकिन उसकी विधायिका है दो सदनीय। तो अगर हम दो तीन देशों का एग्जाम्पल लें, ब्रिटेन दो सदनीय विधायिका, एक सदन को कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, और दूसरे सदन को कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ कॉमन्स अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन में भी अवेलेबल है। ऑफलाइन सेंटर हमारे
दिल्ली के करोल बाग के ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया में, जहां पे आपको मिलता है यूपीएससी सीएससी का इंग्लिश मीडियम बैचेस। इसके साथ साथ हम दिल्ली के ही मुखर्जी नगर एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे आपको हिंदी माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और अब हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सिविल लाइंस एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे यूपीएससी साथ साथ में यूपीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और हमारा नया सेंटर ओपन हुआ है बिहार के पटना में, जहां पे यूपीएससी और बीपीएससी की दोनों की तैयारी एक साथ कराई जाती है। तो अनअकैडमी में आपको मिलता है इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ने का मौका। साथ में आपको मिलता है डेडिकेटेड सीसैट एंड एस्से राइटिंग क्लासेस, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज विद मंथली मैगजीन, 40+ सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट ऑफ बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। इसके साथ साथ रेगुलर इंटरेक्शन विद एडुकेटर्स, और मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप विद इंटरव्यू अपीयर्ड स्टूडेंट्स। सो देर मत करें, जल्दी ज्वाइन करें अनअकैडमी आईएएस, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू। निम्न सदन कहलाता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स उच्च सदन कहलाता है। इसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, जैसा हम बात कर रहे हैं, और इसमें क्या होता है कि ब्रिटेन में जो पैसे वाले लोग हैं, कुछ जो समाज के प्रतिष्ठित सम्मानित लोग हैं, उनको बिठाते हैं। और चूंकि पैसे वाले लोग या ऊंचे लोग हैं, तो इसीलिए वहां उन्होंने इसको कहना शुरू कर दिया ऊंचा सदन, उच्च सदन, अपर हाउस। जनता के चुने हुए निम्न सदन, क्योंकि ब्रिटेन में राजतंत्र की लंबी परंपरा रही है, पढ़ेंगे आगे। तो वहां सामंत, पैसे वाले, राज परिवार वाले लोग ऊंचे लोग माने जाते हैं भाई, वो उन्हीं को बिठाते हैं वो इसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। तो इसलिए उन्होंने इसको नाम दे दिया उच्च सदन। और जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, उनको कहना शुरू कर दिया निम्न सदन। अमेरिका तो संघात्मक शासन है, तो वहां भी दो सदनीय, वहां तो होनी ही है विधायिका दो सदनीय, क्योंकि वो संघात्मक है। अमेरिका में जो दो सदनीय विधायिका है, एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, या प्रतिनिधि सभा, और दूसरा है सीनेट। ये अमेरिका में दो सदन। ब्रिटेन की विधायिका को कहते हैं संसद। जो इनकी विधायिका है, उसको नाम दिया गया है संसद, पार्लियामेंट। दो सदन है। अमेरिका की जो विधायिका है, उसका नाम है कांग्रेस, और उसके ये दो सदन हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स या प्रतिनिधि सभा, और सीनेट। इसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, और इसमें चूंकि संघात्मक है, राज्य सरकारें हैं, तो राज्यों के प्रतिनिधि। तो ये ब्रिटेन की, अमेरिका की स्थिति। अब अगर हम अपने देश की बात करें, भारत की विधायिका, इसका भी नाम क्या है? संसद या पार्लियामेंट। अंग्रेजों से कॉपी कर लिया हमने, उनके गुलाम थे, उपनिवेश थे, उन्हीं की चीजें चल रही हैं ज्यादातर हमारे यहाँ, उन्हीं का नाम हमने कॉपी कर लिया, हम भी संसद कहते हैं अपनी विधायिका को। हमारे यहाँ भी दो सदन हैं। निम्न सदन वहीं से अंग्रेजों से कॉपी कर लिया, हमने उसका नाम रखा है लोकसभा। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं इसमें। देखिए, चुनाव होते हैं 5 साल में, एमपी हम चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद।
भाई जो लोकसभा में हम चुन के भेजते हैं, पिछले साल चुनाव हुआ 2024 में। दूसरा, उच्च सदन, उसका नाम रखा है हमने राज्यसभा। निम्न और उच्च, वही ब्रिटेन से कॉपी किया है हमने। राज्यसभा में क्या किया हमने, ब्रिटेन और अमेरिका दोनों के सिस्टम को मिक्स एंड मर्ज कर दिया। इसमें राज्यों के प्रतिनिधि भी होते हैं और इसमें राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत व्यक्ति भी होते हैं। तो पढ़ेंगे हम आगे डिटेल कि राज्यसभा की सदस्य संख्या है 250, 238 हैं राज्यों के प्रतिनिधि और 12 हैं राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत व्यक्ति। राज्यों के प्रतिनिधि अमेरिका वाला सिस्टम और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत तो एक तरह से ब्रिटेन वाला सिस्टम कि समाज के कुछ जो ख्याति प्राप्त लोग हैं उनको भी बुलाओ। तो हमने दोनों को मिक्स एंड मर्ज किया। तो ये भारत की विधायिका है, नाम संसद, 2 सदन, निम्न सदन लोकसभा, उच्च सदन राज्यसभा। लोकसभा में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, राज्यसभा में राज्यों के भी अमेरिका से लिया और राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत, ये ब्रिटेन वाला कॉन्सेप्ट लिया हमने। तो ये हमारी विधायिका है संसद। और क्या बताया मैंने कि भारत चूंकि संघात्मक शासन वाला देश है, तो फिर केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारें हैं तो राज्य में भी विधायिका होगी। फिर सरकार के 3 अंग, केंद्र में भी सरकार है तो केंद्र में भी तीनों होंगे और राज्य में सरकार है तो राज्य में भी तीनों होंगे। तो राज्य में भी विधायिका है। राज्य की विधायिका का नाम क्या है, विधानमंडल। राज्य की विधायिका का नाम है विधानमंडल। अब यहां भी वही बात कि एक सदनीय हो या 2 सदनीय। ज्यादातर राज्यों में हमारे देश में, ये सब डिटेल चीजें हमें आगे पढ़नी है, ज्यादातर राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल है और जो एक सदन है उसका नाम है विधानसभा। सब अलग अलग याद रखना है और उम्मीद करता हूं कि इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई अस्पष्टता नहीं होगी। केंद्र की विधायिका संसद, राज्य की विधायिका विधानमंडल, संसद के 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा, विधानमंडल में ऑप्शन है हमारे देश में एक सदनीय भी हो सकता है विधानमंडल और 2 सदनीय भी। ज्यादातर राज्यों में एक सदनीय है। यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्य हैं जिनमें 2 सदनीय विधानमंडल हैं। एक सदन होगा तो उसका नाम क्या होगा, विधानसभा। और अगर दूसरा सदन बनेगा तो उसका नाम होगा विधान परिषद। विधानमंडल राज्य की विधायिका, उसका एक सदन विधानसभा।
और अगर दूसरा सदन है तो उसका नाम विधान परिषद। ये भारत की विधायिका है। डिटेल पढ़ेंगे। जरा बता दीजिए कि संघ की विधायिका के लिए प्रावधान कहां से कहां तक है संविधान में? विधायिका पूछ रहा हूं। संघ की विधायिका कहां से कहां तक थी? 79 से 123 123 तक संघ की विधायिका। तो पढ़ेंगे हम विस्तार से संघ की विधायिका संसद और फिर राज्य की विधायिका। तो उसमें ये सब हमें पढ़ना है चीजें आगे विस्तार से। अभी बस हम जैसे कहा था कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। हम मान के चल रहे हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता है और सच्चाई भी आपने बताया कि कुछ भी नहीं आता। आप गधे हैं पॉलिटी में अभी, तो अब गधे को घोड़ा बना रहे हैं। हालांकि सच्चाई ये है कि गधे को घोड़ा नहीं बनाया जा सकता। गधे को केवल प्रशिक्षण से अच्छा गधा बनाया जा सकता है। गधा या घोड़ा होना जन्मजात होता है। तो गधों को घोड़ा नहीं बनाया जाता। हम प्रयास कर रहे हैं कहने का मतलब कि पिछले बैच में जो क्लास मैंने ली तो मैं तो आधे के बाद आया था। आधी क्लास किसी दूसरे टीचर ने पढ़ाई थी, फिर वो हटे, फिर मैंने शुरू किया। अब जब मैंने आधी संसद पढ़ा दी तब एक बच्ची ने बाद में पूछा कि सर संसद और विधानमंडल में क्या अंतर होता है। तो अब मैंने बताया, लेकिन अब मुझे लगा कि भाई मैं पढ़ाऊंगा तो मैं तो पहली दूसरी क्लास में ही बताऊंगा बेसिक कॉन्सेप्ट, ताकि आपको 70 पॉलिटी की क्लास पढ़ने के बाद ये नहीं पूछना पड़े कि सर संसद और विधानमंडल में क्या अंतर होता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने कहा था इसीलिए हम शुरू में बात कर लेते हैं कि ताकि हम ये मान के ही चल रहे हैं और सच्चाई भी है कि अभी आपको इसका ABCD भी पता नहीं है। तो शुरू से ही चीजें उतनी क्लियर रहें, कॉन्सेप्ट उतने क्लियर रहें कि आगे फिर आपको जब हम संविधान शुरू करें तो आपको समझने में दिक्कत ना हो, आप इजीली चीजों को पकड़ते चलें। तो इसीलिए अभी हम देखिए ओवरऑल एक बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। राज्य कैसे बना, क्या है, किस चिड़िया का नाम है, अब उसमें सरकार है तो वो क्या है, कैसे सरकार के अंग आए हैं। पहला अंग है ये विधायिका, क्या काम, कैसे उसका गठन, उससे जुड़ी थ्योरीज क्या है, सिद्धांत क्या है, और फिर भारत में स्थिति क्या होगी। और भारत हमें पूरा डिटेल पढ़ना है, भारत का संविधान, तो इन चीजों को डिटेल पढ़ेंगे। ब्रिटेन अमेरिका भी हम डिटेल पढ़ेंगे क्योंकि हमें भारत के अलावा कुछ और देशों की भी संवैधानिक व्यवस्था पढ़नी है। मेन उसमें यही दो होते हैं, ब्रिटेन और अमेरिका। तो उनसे जुड़ी बातें भी आगे और जरूरत के अनुसार डिटेल होंगी। लिखिए, हेडिंग दीजिए विधायिका। विधायिका हेडिंग दीजिए विधायिका और लिखिए उसमें विधायिका का कार्य कानूनों का निर्माण करना है। सरकार का ऐसा अंग जो या तो कानून बनाने की पहल करता है या कानून बनाता है, उसे विधायिका या व्यवस्थापिका
हिंदी में व्यवस्थापिका भी बोलते हैं, तो वो भी लिख लीजिए, विधायिका या व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका इंग्लिश वर्ड लेजिस्लेटिव, हिंदी में विधायिका या व्यवस्थापिका कहते हैं। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में यह कार्य आम तौर पर राजा या सम्राट करता था तथा उसकी इच्छाओं को कानून का दर्जा प्राप्त था। लेकिन आधुनिक काल में लोकतंत्र की स्थापना के बाद माना गया कि कानूनों का निर्माण जनता की इच्छाओं के अनुसार ही हो। स्विट्जरलैंड जैसे कुछ देशों में पहल और जनमत संग्रह, पहल और जनमत संग्रह, रेफरेंडम, अभी बात कर चुके हैं पहले हम सारे शब्दों की, जैसे तरीकों के पहल और जनमत संग्रह जैसे तरीकों के माध्यम से सीधे तौर पर जनता की इच्छाओं को जानने की कोशिश की गई है। लेकिन ज्यादातर देशों में क्षेत्रफल और जनसंख्या की अधिकता के कारण प्रतिनिधि लोकतंत्र के माध्यम से विधायिका का गठन किया गया है। इसके अंतर्गत जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजती है।
और वे प्रतिनिधि कानून का निर्माण करते हैं। पैराग्राफ चेंज करें। आम तौर पर विधायिका दो सदनीय होती है। जैसे भारत में लोकसभा और राज्यसभा इनमें से एक सदन जनता द्वारा सीधे चुना जाता है और उसकी कानून निर्माण में प्रमुख भूमिका होती है। जैसे भारत में लोकसभा दूसरे सदन की जरूरत संघात्मक ढांचे पर आधारित देशों को ज्यादा होती है, जिसमें सभी राज्यों या प्रांतों के कुछ प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है। जैसे भारत में राज्यसभा कंटिन्यू करें फुल स्टॉप लगा के। ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था एकात्मक होने के बावजूद भी दो सदनीय विधायिका की व्यवस्था करती है। वहां दूसरे सदन के गठन का उद्देश्य अपनी परंपराओं को सुरक्षित रखना और समाज के कुछ अति विशिष्ट और ख्याति प्राप्त लोगों को
ख्याति प्राप्त लोगों मतलब फेमस लोगों को विधायिका में शामिल होने का मौका देना है। पैराग्राफ चेंज करें। जहां तक भारतीय विधायिका की स्थिति की बात है, इसे संसद कहते हैं। यह संघात्मक ढांचे पर आधारित है और दो सदनीय है। इसके दो सदनों में से लोकसभा निम्न सदन और राज्यसभा उच्च सदन कहलाती है। राज्यसभा का गठन कुछ हद तक अमेरिकी सीनेट की तरह राज्यों को प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व देने के लिए और कुछ हद तक ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह विशिष्ट नागरिकों को विधायिका का हिस्सा बनाने के लिए किया गया है। राज्यों की अलग विधायिकाएं हैं जो विधान मंडल कहलाती हैं। जो विधान मंडल कहलाती हैं। ये सामान्यतः एक सदनीय है। इस सदन को विधान सभा कहते हैं। लेकिन यदि कोई राज्य चाहे तो
दूसरे सदन के रूप में विधान परिषद की स्थापना की व्यवस्था भी संविधान के द्वारा की गई है।